बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर होने वाले हंगामे पे तमाम लोगों की बशमूल हमारे तवज्जो रही, हम भी उसी पर लगे रहे। लेकिन इस दौरान में किसी हद तक वो एहतजाज नज़रअंदाज हुए जो फैसलाबाद के घंटाघर चौक में हुए, जो मियाँ वाली में हुए, जो भावलपुर में हुए, और ये बड़े तगड़े एहतजाज थे। और इन एहतजाजों ने जो इन तीन शहरों में आज हुए हैं, इन एहतजाजों ने तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है हौसला दिया है और हुकूमत को यकीनन परेशान किया है। और मरीम नवाज़ का बयान और नवाज़ शरीफ का जो बयान था, उससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों लोग इन एहतजाजों से खासे परेशान हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो इससे खासे परेशान हैं और वो इसको संभाल नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। मारपीट से उनकी रेटिंग और डाउन हो रही है, गैर मकबूलियत में और इजाफा हो रहा है। जितना आप लोगों को मारेंगे, जितना आप उन पर आंसू गैस के शेल फेंकेंगे, जितना आप उन पर तशद्दुद करेंगे, उतनी लोगों में नफरत और बढ़ेगी। कोई भी शख्स अपने अवाम पर तशद्दुद करके मकबूल नहीं हो सकता। कोई भी सियासतदान अवाम को तशद्दुद का निशाना बना के उनको नुकसान पहुंचा के मकबूल नहीं हो सकता, मकबूलियत हासिल कर ही नहीं सकता। आप देखें ना आज किस तरह से कपड़ा मार्केट है, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट के अंदर भी मैं देख रहा था कि वहाँ पर आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे थे, यानी मार्केटों के अंदर तक लोग मुतासिर हो रहे थे। और जिस तरह से एहतमाम के साथ आंसू गैस के शेल आज मारे गए हैं कि लोगों को पीछे धकेलने के लिए शेल फेंके गए हैं, और सैकड़ों शेल फेंके गए हैं छोटे छोटे शहरों में। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत कितना घबराई और परेशान हुई है। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा बात इसलिए है कि एक तो 4 अक्टूबर से पहले की एक रिहर्सल हो गई है। अगरचे जो रावलपिंडी में उस दिन हुआ था वो इससे कई गुना बड़ा था, लेकिन ये जो एहतजाज छोटे शहरों में हुए हैं, फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, भावलपुर में, इससे अंदाज़ा होता है कि बगैर लीडरशिप के भी लोग इमरान खान की कॉल पर निकल रहे हैं। हालांकि देखिए कि एमएनएस को मना कर दिया गया है कि एमएनएस ने नहीं निकलना। मियाँ वाली में तगड़े एमएनएस हैं, मना किया गया है कि आपने अपने आप को महफूज रखना है, आपने उठाया नहीं जाना है। अगर आपको उठा लिया गया तो फिर आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, फिर आपको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। आप मत निकलें एहतजाज करने के लिए, सिर्फ आवाम निकलें, कारकुन निकलें। और वही हुआ, लोग अपने तौर पर निकलें और भरपूर अंदाज में निकलें। अब आप देखिए कि जैसे मसलन ये फैसलाबाद में हमाद अज़हर जब पहुँचे तो अच्छा खासा वहाँ पर एक क्राउड जमा हो गया। ये जमा था जब हमाद अज़हर आए, और अच्छे खासे लोग वहाँ पर मौजूद थे, जज्बाती थे, नारे लगा रहे थे, और क़यादत के नारे भी लग रहे थे, इमरान खान के नारे भी लग रहे थे, तहरीक इंसाफ के नारे भी लग रहे थे। इसी तरह से एक और विजुअल मैं देख रहा था घंटाघर के ही, कि जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और पूरा भरपूर एहतजाज उन्होंने किया। मियाँ वाली में मैंने देखा कि आज बहुत बड़ा एहतजाज निकला, बावजूद उसके कि बदतरीन शेलिंग हुई है मियाँ वाली में, लेकिन लोग निकले। अब इस सब के निकलने के बाद जो मरीम नवाज़ ने बयान दिया है वो बड़ा हैरान कुन भी है, वो किसी हद तक मुझे का खेज़ भी है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग शहरों से। ज़रा सुनिए मरीम नवाज़ ने क्या कहा। मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। पूरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखे और लोग भी हैं। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी है, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। कह रही कहीं 2 लोग निकले, कहीं 5 निकले, कहीं 7 निकले। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2 लोगों को तो वैसे पुलिस जेब में डाल के ले जाए भाई, 5 लोगों को तो वैसे ही पुलिस चार बंदे पुलिस के पकड़े, कॉलर से पकड़ के घसीट के ले जाएं। तो इतने शेल क्यों मारने पड़े हैं? किसके ऊपर शेल मारे हैं? ये जो शेल, सैकड़ों शेल मारे हैं आपने, क्यों मारे हैं फिर? अगर 2 निकले, 4 निकले, और अगर 2-4 लोग निकले तो ये जो वीडियो हम विजुअल्स देख रहे हैं, क्या है? झूठे विजुअल्स हैं। आप कह रहे हैं कि ये विजुअल्स फेक हैं, पुराने हैं, आज हम लोग नहीं निकले हैं फैसलाबाद में, घंटाघर चौक मैदान जंग नहीं बना रहा, कह दें फिर आप। तो यानी ये होता है कि धूल झोंकना, और धूल झोंकना भी नहीं है, ये खुद फरेबी है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है, तसल्ली देने वाला कि नहीं पंजाब हमारे साथ खड़ा हुआ है। पंजाब में एहतजाज करने के लिए इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाने पड़ते हैं, और अगर ये खैबर पख्तूनख्वा से लोग ना लाएं तो कहीं 2 लोग निकलते हैं, कहीं 5 लोग निकलते हैं। ये खुद को धोखा देने वाली बात है, इसको उर्दू में खुद फरेबी कहते हैं, अपने आप को धोखा देना।
मरीम नवाज, नवाज शरीफ ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं 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 जी, पिंडी हमारे इनके साथ नहीं खड़ा, हमारे साथ खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मियाँ वाली इनके साथ नहीं खड़ा। और मियाँ वाली में रिकॉर्ड फ़र्क के साथ जीती है तहरीक इंसाफ, 1 लाख से ज़्यादा वोटों के फ़र्क के साथ एक सीट निकाली है। यानी पूरे पाकिस्तान में जहां पर रिकॉर्ड मार्जिन होता है जीत का, वो मियाँ वाली है। और कह रहे हैं कि नहीं, मियाँ वाली के लोग तो इनके साथ नहीं खड़े, मियाँ वाली के लोग हमारे साथ खड़े। और भाई वो जन्नात हैं जो फिर तहरीक इंसाफ को मियाँ वाली में वोट डाल के चले गए हैं। तो ये कहना कि मियाँ वाली के लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए, भावलपुर के लोग और फैसलाबाद के लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े हुए, ये लोग तहरीक इंसाफ को तो पंजाब में कोई सपोर्ट ही नहीं है, इनको तो पंजाब में एहतजाज करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाने पड़ते हैं। चले शुक्र है, ये तो आप मान रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ खड़े हैं। तो ये है खुद को धोखा देने वाली बात। नवाज शरीफ ने जो बात की है, मुझे सच्ची बात यह है कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब उम्र के उस हिस्से में जहाँ पर उनसे संजीदा बात की तवक्को की जा सकती है। जितना ज़िंदगी का उनका तजर्बा है, सियासत का तजर्बा है, वहाँ पर उनसे तवक्को की जाती है या तो वो ढंग की बात करें या खामोश रहें। इस उम्र का आदमी अपने सफ़ेद बालों का लिहाज करके कोई चवल नहीं मारता। वो सोचता है कि यार मेरी उम्र भर का तजर्बा है, ये मैं कैसे बोंगी मार सकता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे एतमाद के साथ बोंगी मारी और कहाँ एक सूबे के एहतजाज को, जो दूसरे सूबे में आकर एक सूबे के रहने वाले, और ये कोई नई बात नहीं है। क्या आप सिंध से लॉन्ग मार्च पंजाब पाकिस्तान ये इस्लामाबाद नहीं आया करते थे पहले? क्या पीपल्स पार्टी कभी लॉन्ग मार्च लेकर पंजाब में नहीं आई? क्या सिंध से पीपल्स पार्टी कभी लॉन्ग मार्च लेकर, अभी इमरान खान के ज़माने में के दौर में हुआ, तहरीक अदम एतमाद पेश करने से चंद दिन पहले हुआ? तो इसको क्या कहेंगे कि जैसे कुछ तातारियों ने हमला कर दिया था वैसे ही एक सूबे के दूसरे सूबे पर यलगार है? ये कहेंगे कोई, आप कोई सियाना बंदा ये कहेगा? कोई कहेगा जैसे सेंट्रल एशिया के लुटेरे हिंदुस्तान पर हमलावर होते थे वैसे ही ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब पे हमलावर हो रहे हैं? क्या कोई इस मुमासलत को मानता है? कैसे कोई अक्लमंद शख्स जो है वो ये बात कर सकता है? मगर भोले मियाँ साहब ने हमारे ये बात की है। सुनिए नवाज शरीफ साहब की फहमो फरासत को दाद दीजिए और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या है आपके? पुराने जमाने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके, तो ये क्या ये को तुम ये काम करना चाहते हो? सेंट्रल एशिया से पता नहीं मियाँ साहब ने कोई आदि पता नहीं कोई किताब पढ़ लिया, कोई सफ़ा उनके हाथ से कोई फटी हुई किताब का निकला है, इनके पास से गुजर गया है। तारीख़ का तो खैर इनको कभी पढ़ने का इत्तफाक हुआ ही नहीं होगा। ये तो शेर शाह सूरी के बारे में भी एक दफ़ा पूछ रहे थे कि शेर शाह सूरी कौन है, तो बताया गया ये वो है जिसने जीटी रोड बनाई थी दिल्ली से लेकर काबुल तक। तो फिर मियाँ साहब ने कहा था अच्छा फिर कमीशन थे, बड़ी खादी होनी है। तो ये मियाँ साहब जिनको शेर शाह सूरी का पता नहीं था, वो बता रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से जैसे पंजाब में हमलावर आया करते थे वैसे अलीमीन गंडापुर यहाँ पर हमलावर आ रहे हैं। खुदा के वास्ते मियाँ साहब अपने कुछ सफ़ेद बालों का, जो कि अब आपने थोड़े बहुत काले किए हुए हैं, कोई उसका लिहाज करें, या आप कैसे ये मुमासलत पैदा कर सकते हैं? कोई कैसे समझदार आदमी एक एहतजाज को, जो यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप क्या वफाक में तफरीक डालने की कोशिश कर रहे हैं? आप पंजाब को कोई अलहदा स्टेट समझते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को अलहदा स्टेट समझते हैं? तो इससे अहमकाना बात कोई हो नहीं सकती। यानी इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मियाँ साहब ने मुंह खोला, और क्या खोला है? इससे तो बेहतर था तो खामोश हैं तो खामोश ही रहते। तो अपना मजाक बनवाया और फिर दूसरा लोगों का मजाक उड़ाया, कहा कि तहरीक इंसाफ को भेड़ बकरियों की तरह लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी क्या, जैसे भेड़ बकरियाँ रेवड़ में चलती हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती, बस जहाँ उनको हाँक दिया जाता है वहाँ चलते रहते हैं। तो लोगों ने मियाँ साहब ने तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को भेड़ बकरियों से ताबीर किया कि तो भेड़ बकरियाँ हैं। पहले भी एक दफ़ा इन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तहरीक इंसाफ के झांसे में आ गए हैं, हमारे सादा लोग हैं, और आज फिर कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों से तशबीह दे रहे हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ को फॉलो करने वाले पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां कह रहे हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनमें से भी काफ़ी लोग होंगे जो तहरीक इंसाफ को फॉलो करते होंगे। क्या ये भेड़ बकरियां सारी? क्या आप लोग भेड़ बकरियां हैं? और क्या, चले मैं नून लीग के फॉलोअर से पूछता हूँ, वो भी शायद देख रहे होंगे इनमें से कुछ लोग, तो क्या ये बताएं कि क्या एक जमात को फॉलो करने वाले भेड़ बकरियाँ होती हैं? तो ये मियाँ साहब ने आज जो मुँह लब कुशाई की ही है, तो उनके मुंह से यूँ फूल झड़े हैं जो मैंने आपको सुनवाए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है, और वो ये है कि अब मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर के पास क्या रास्ता है। आज जस्टिस मंसूर नहीं आए थे, उन्होंने छुट्टी की, उनकी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। तो जस्टिस मंसूर नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर, अब इनके पास कोई रास्ता बचा है या नहीं बचा? एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अक्सरियत जस्टिस मंसूर के साथ खड़ी है। जस्टिस
जो अपने काजी फाइज साहब हैं, इनके साथ कुल मिला के अमीनुद्दीन, नईम अख्तर अफ़गान, जमाल खान मंदुखेल और शायद एडहॉक जजेस एक दो जो हैं वो इनके साथ खड़े हैं। ये इनके पास कुल अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अक्सरियत है वो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है। कोई ढकी छुकी बात नहीं है। ये 8-5 के फैसले से भी साबित हुआ था और ये साफ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नज़र आ रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब क्या रास्ता बचा है? एक रास्ता क्या ये बचा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं और अक्सरियती जजेस के साथ बैठकर कुछ तय कर लें। एक तो अक्सरियती जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज भी सकते हैं घर कि, क्योंकि अगर वो अक्सरियत में हैं तो फारिग किया जा सकता है। ये बात आज अली ज़फ़र साहब से हुई और अली ज़फ़र साहब से जब ये सवाल किया गया तो, और हमारे दोस्त हैं उस्मान गुजर साहब, उन्होंने ये सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल था कि जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि अक्सरियती जजेस बैठ के चीफ जस्टिस को घर भेज दें। तो क्या जवाब दिया अली ज़फ़र साहब ने, सुन लीजिए ज़रा। सर, अगर मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फाइज ईसा पर अदम इत्माद करते हैं तो इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? जी, पहले हुआ था मलिक असद केस में यही हुआ था, जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फैसला खुद कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं? ये इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी तो ये अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन भी है और ये माजी में हो भी चुका है और ख़ुद नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ था और नवाज शरीफ की इमाम पर हुआ था। एक चीफ जस्टिस जो नवाज शरीफ जिनको अपना मुखालिफ समझते थे, उनके ख़िलाफ़ अक्सरियती जजेस से बैठ कर उनको फारिग करवा दिया था। तो अब भी ये मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, कवायद हैं, वो अक्सरियती जजेस तय करते हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि ये जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के कवायद का तयन कर दें और तरीक़ाकार तय कर दें और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो ये जो इस वक्त काजी फाइसा अकेले खेल रहे हैं और उनको लग रहा है कि बस मैं ही जंगल का बादशाह हूँ और मैं ही इस वक्त सोलो फ्लाइट करूँगा और हर चीज़ हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब लड़ाई और तकसीम और दरार से तो खैर अब बहुत आगे की चीज़ चली गई है, वो सब कुछ तो हो ही रहा है। अब बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस तरमिनल्लाह, उनके हामी जजेस और चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस वक्त जितनी गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हैं उसकी मुखालिफत में राय रखने वाले तमाम जजेस इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने इदारे को बचाने के लिए। क्योंकि हुकूमत को इंतज़ार है 63A का। काजी फाइसा फैसला देंगे, उधर आईनी तरमीम होगी। आप सोचिए कि हुकूमत को काजी फाइज ईसा पर इतना भरोसा है कि उन्होंने 8 तारीख को इजलास बुलाकर तरमीम पास कराने का मुकम्मल मंसूबा बना रखा है, तैयारी भी मुकम्मल हो गई है। उन्हें पता है कि उससे पहले काजी फाइज ईसा फैसला सुना देंगे और फैसला हमारे हक में आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब माजी में अदालत में दरख्वास्त डालते थे कि मुझे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और दरख्वास्त डालने से पहले टिकटें बुक करा लेते थे। टिकट बुक कराने के बाद अदालत में दरख्वास्त डालते थे क्योंकि उनको पता होता था कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट तो मुझे जाने की इजाज़त दे ही देगी। अली बाकर नदवी के पास दरख्वास्त डाली, उससे पहले टिकट बुक करा चुके थे और अदालत को कहा कि जी देखिए इनके टिकट बुक हो चुका है और अदालत ने उनको मायूस नहीं किया, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। वो अलग बात है कि कुछ और वजूहात के बिना पर फिर शहबाज शरीफ फ्लाई नहीं कर सके थे, लेकिन अदालत ने इजाज़त दे दी थी। तो ये होता है एतमाद, वही एतमाद इस वक्त हुकूमत को काजी फाइज ईसा के ऊपर है। इसी एतमाद की बिना पर उन्होंने 8 तारीख को ये तरमीम मंजूर कराने का खुल्ला अब वो इजहार कर रहे हैं कि जी 8 तारीख को हम मंजूर करवा लेंगे और काजी फाइसा 8 से पहले इस केस को निपटा देंगे और फैसला भी हमारे हक में देंगे, ये हुकूमत को लगता है। तो जहाँ इतना सब कुछ ऑब्वियस हो चुका है, वहाँ अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस क्या करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।